नमस्कार मित्रों, मैं नितेश विधि संगम क्लासेस से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो आपके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे वो राजस्थान एपीओ हो या आने वाले जो भी आपके एग्जाम, वो एचजेएस भी हो सकता है, वो पीसीएजे भी हो सकता है, वो एपीओ भी हो सकता है। तो चलिए कुछ इसके इंपॉर्टेंट सेक्शन को देखते हैं जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है मित्रों, तो आज इंडियन एविडेंस एक्ट का अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत धारा 6 जो कि रेस जेस्टे का सिद्धांत प्रतिपादित करता है या रेस जेस्टे के सिद्धांत को बताता है। ठीक है मित्रों, तो एक ही समयवार के भाग होने वाले जो भी फैक्ट हैं उनकी रेलेवेंसी ये बताता है धारा 6। ठीक है, तो धारा 6 से मित्रों कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सेक्शन तो एक ही है लेकिन उससे कई क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेंस और प्रीलिम्स में इसके जो इलस्ट्रेशन होते हैं, और एविडेंस एक्ट में खासतौर से इलस्ट्रेशन का महत्व है, तो सेक्शन 6 का जो इलस्ट्रेशन है लगभग चार ही उसमें इलस्ट्रेशन दिया है, ABCD कर। तो चारों इलस्ट्रेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि वो भी प्री में हो सकता है। ठीक है, तो आइए इसको हम इसके मेन पॉइंट देखते हैं कि जिससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये पहला तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ सकता है कि सेक्शन 6 किस सिद्धांत के आधार पर ये आधारित है, यानी कि धारा 6 किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो इस सिद्धांत को कहते हैं रेस जेस्टे का सिद्धांत। ठीक है, तो ये आपको ये हिंदी वर्जन हो या इंग्लिश वर्जन, दोनों में रेस जेस्टे ही पूछा जाता है। ठीक है, ये रेस जेस्टे मूलतः इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, इंग्लिश कानून है, इंग्लिश कानून से निकला हुआ ये शब्द है रेस जेस्टे का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? संबंधित तथ्य। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई फैक्ट जो कि फैक्ट इन इशू से जुड़ा हुआ हो, उसे ही क्या कहते हैं? संबंधित तथ्य। या आप उसे जो रेलिवेंट फैक्ट जो शब्द आपने पढ़ा है उसका भी अर्थ इसको आप लगा सकते हैं, क्योंकि रेलिवेंट फैक्ट क्या है? वो भी एक प्रकार का क्या है? वो भी फैक्ट इन इशू से या विवादक तथ्य से जुड़ा हुआ तथ्य ही क्या हो जाता है? सुसंगत तथ्य या रेलिवेंट फैक्ट। तो इसी प्रकार रेस जेस्टे का भी अर्थ क्या है? संबंधित तथ्य। ठीक है, तो जो धारा 6 है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जो धारा 6 है उसको किस रूप में डिफाइन करती है? तो ये कहती है कि वे तथ्य एक ही समयवार के भाग माने जाते हैं। ठीक है, वे तथ्य जो एक ही समयवार के भाग माने जाते हैं रेस जेस्टे कहलाते हैं। ठीक है, तो धारा 6 स्पष्ट रूप से कहता है कि वे तथ्य जो भले ही फैक्ट इन इशू ना हो, भले ही फैक्ट इन इशू ना हो। ठीक है, तो इस धारा के अनुसार वे तथ्य जो फैक्ट इन इशू न होते हुए भी विवादक तथ्य से इस प्रकार जुड़े हुए हैं, संसक्त। ठीक है, कनेक्टेड। ठीक है, वो भाई जो मान लीजिए कोई फैक्ट ऐसा है जिसका कोई भी संबंध फैक्ट इन इशू से नहीं है, लेकिन अगर वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बन जाता है, एक ही समव्यवहार का पार्ट बन जाता है, तो वो फैक्ट उससे क्या हो जाता है? रिलेवेंट हो जाता है, संबंधित हो जाता है, कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो अगर विवादक ना हुए, भले वो तथ्य विवादक नहीं है, उससे दूर दूर तक केस का कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो कनेक्टेड तब हो जाता है जब वो फैक्ट इन इशू के बारे में कोई बात करता है, कोई चर्चा करता है, कोई कनेक्शन रिलेट कर लेता है। ठीक है, तो यही है कि वे एक ही समव्यवहार भाग हैं, तो वे तथ्य क्या हो जाते हैं? वे तथ्य रेलिवेंट हो जाते हैं, सुसंगत हो जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई तथ्य कोई फैक्ट जिसे आप पहली नजर में लगता है कि नहीं यार ये तो अलग चीज है, इसको कोर्ट मान्यता नहीं देता है, लेकिन अगर वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट हो गया तो फिर कोर्ट उसे रेलेवेंट मानता है और उसके लिए आपको एविडेंस लाने की आज्ञा देता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि चाहे वे उसी स्थान, उसी समय पर या भिन्न समयों और भिन्न स्थानों पर
उत्पन्न हुए हों। ठीक है, इसको मित्र ये जो बनाया गया है आपको पैनल, तो इसको आप एक ले लीजिएगा जो भी स्क्रीनशॉट हो, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट है मित्रों, ये आपके प्रीलिम्स के दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतने पॉइंट को आप कम से कम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो को बार बार उसे देखकर और एक नोट्स आप बना लीजिएगा, जिससे कि प्रीलिम्स में क्योंकि इस प्रकार के पॉइंट बनाकर पूछता है। ठीक है, तो रेस जस्टिस से संबंधित ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए। ठीक है, तो ये एक ही समय या एक ही स्थान पर हुए हों या भिन्न समय या भिन्न स्थान पर हुए हों, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब यह है जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक ऐसा इवेंट होता हो, एक व्यक्ति को मारा जाता है, पीटा जाता है, उसी समय वो व्यक्ति चिल्लाता है, आसपास के लोग उसके बारे में कुछ चर्चाएं करते हैं। ठीक है, चर्चाएं करते हैं, तो अगर ये जो चर्चा हो रही या मारने के दौरान उस व्यक्ति द्वारा जो बातें बोली जा रही हैं या कुछ फैक्ट वो बोल रहा है, तो वो एक ही सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है, क्योंकि उसी समय पीटा जा रहा है और पीटने के दौरान बोला जा रहा है, या जो व्यक्ति पीट रहा है उसके द्वारा भी उसको कुछ बोला जा रहा है कि तुमने मेरा पैसा लिया, तुमने नहीं दिया, या तुमने मेरे परिवार के सदस्यों के साथ छेड़खानी किया या बदतमीजी की, जो भी है, जो भी मारने पीटने के दौरान बातें होती हैं, तो वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट हो जाता है। या मान लो कि आसपास के लोगों द्वारा जो भी बातें कही जा रही हैं, नहीं ये बदतमीज है, इसको मारना है चाहिए, ये उसी लायक है, तो उस जो व्यक्ति पीटा जा रहा है उसके संदर्भ में अगर जो जन सामान्य वहां पर इकट्ठा, उसके द्वारा भी जो भी रिएक्शन होता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही समय एक ही स्थान पर या भिन्न समय भिन्न स्थान के संदर्भ में, तो एक ही समय और स्थान वाला तो हमने आपको एग्जाम्पल बता दिया। भिन्न वाला कैसे हो जाएगा, जैसे कि इसमें सेक्शन 6 में खुद ये बातें लिखी गई हैं, जैसे कि इसका जो इलस्ट्रेशन है वो ये बता रहा है कि अगर कहीं भी मान लीजिए जैसे कि मुंबई अटैक होता है या कोई भी, तो ये नहीं है कि मुंबई में अटैक हो रहा है तो मुंबई में ही सब कुछ, या एक ही घर में बैठे बैठे सब कुछ हो रहा है, या तुरंत ताज होटल में गए और वहीं पर षड्यंत्र हुआ और ताज होटल में हमला हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। पाकिस्तान से षड्यंत्र हुआ, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली में उनके तार एक दूसरे से पुलिस क्या करती है, कनेक्ट करती है। ठीक है, हथियार कहीं मिला, आदमी कहीं से सप्लाई हुए, जो अपराधी आए उनको शरण और कहीं मिला, तो इस प्रकार से विभिन्न समय और विभिन्न स्थान पर सब चीजें क्या हुई, एक कनेक्ट हुई, यानी कि सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट हुई, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट ये हुआ कि ताज होटल पर हमला कर दिया जाता है, मुंबई अटैक कर दिया जाता है। ठीक है, तो भले ही षड्यंत्र कलकत्ता में हुआ हो, भले ही वो हथियार दिल्ली से प्रोवाइड किए गए हों, भले ही वो अपराधी पाकिस्तान से आए हों, भले ही उन अपराधियों को मुंबई में शरण दिया गया, इससे कोई मतलब नहीं। बात है कि सारे जो जितने ये ट्रांजैक्शन हुए हैं वो क्या है, सेम, यानी कि एक ही समव्यवहार के क्या है, पार्ट है। ठीक है, तो जितनी भी घटनाएं होंगी मित्रों, वो धारा 6 के अंतर्गत, सेक्शन 6 के अंतर्गत क्या हो जाएंगी, सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ये भी प्रीलिम्स में आता है। कहने करके सारे पॉइंट प्रीलिम्स के दृष्टि से जुबान पर रख लीजिए, राजस्थान के जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, एपीओ। ठीक है, इसके अलावा रेस जस्टिस के रूप में साक्ष्य की जो ग्राह्यता है, ठीक है, इसे कब कोर्ट एक्सेप्ट करेगा, इसको जो रेस जस्टिस का 6 तो है ही, ठीक है, 6 के अलावा 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, और धारा 14 भी इसके लिए एग्जाम्पल पेश करता है। ठीक है, जैसे कि धारा 14 को एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर, कैसे, जैसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर कैसे, तो यस, मान लो कि 14 है, तो 14 में क्या है कि कोई भी व्यक्ति का सिर्फ कथन, सिर्फ उसका स्टेटमेंट रेलेवेंट नहीं होता है धारा 14 में, जब तक कि उस व्यक्ति के बारे में जो वो बोल रहा है, जो वो स्टेटमेंट दे रहा है, वो उसके शरीर और मन की दशा को व्यक्त ना करता हो।
ठीक है, जो वो सेंटेंस, जैसे कि किसी व्यक्ति को मारा गया, पीटा गया, तो उसके शरीर पर जख्म कैसे आए, उस पर गोलियों के निशान कैसे आए, चाकू का निशान कैसे आए, वो उसके शरीर की वर्तमान दशा है। तो उसके बारे में उसका दिया क्या जो भी वक्तव्य आता है कि एक व्यक्ति मुझे दौड़ा है, वो मुझे मार डालेगा, मुझे कृपया हॉस्पिटल लेकर चलिए, कृपया पुलिस के यहाँ लेकर चलिए। तो इस प्रकार की जितनी बातें हैं वो धारा 14 के अंतर्गत ये है कि वो मन और शरीर की ऐसी दशा का वर्णन करता है जिसके बारे में असत्यता असंभव है, यानी कि वो सत्य बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि उस समय जब वो बोल रहा है, उस समय मन और उसके शरीर की दशा उस समय उत्पन्न थी। जैसे कि देखिए, तो ये धारा 14, ठीक है। तो इस प्रकार कभी भी याद रखिएगा, हमारी जो एविडेंस एक्ट की धारा है, धारा 5 से लेकर 55 के बीच में, ठीक है। तो धारा 5 से 55 के बीच में अगर कोई एक एग्जाम्पल है, एक कोई केस है, तो उसको कम से कम आप 3, 4, 5, 6 धाराओं में उसे आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि रेलिवेंसी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सेक्शन 6 में रेलिवेंट हो गया तो 7 में नहीं हो सकता, 8 में नहीं हो सकता, 9 में नहीं हो सकता, या 14 में नहीं हो सकता। रेलिवेंट हो सकता है, बशर्ते रेलिवेंसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये धारा 6 का जो एग्जाम्पल है वो 14 पर भी फिट बैठ जाएगा। ठीक है, जब हम 14 पढ़ाएंगे तो आपको और विस्तार से उसको बताएंगे। ठीक है, तो इसको आप ये भी धाराओं को थोड़ा सा लर्न आउट कर लीजिएगा प्रीलिम्स की दृष्टि से। इसके अलावा रेस जेस्टे का सिद्धांत ये हमेशा ही पूछा जाता है। ठीक है, रूल ऑफ हेयरसे या अनुसूत साक्ष्य का सिद्धांत। ठीक है, तो अनुसूत साक्ष्य का सिद्धांत या इसे सामान्य जो भाषा है मित्रों, उसे क्या कहा जाता है, ये है सुनी सुनाई बातें। सुनी सुनाई बातें, ठीक है, सुनी सुनाई बातें। तो कोर्ट स्पष्ट कहता है, हमेशा ही कोर्ट ये कहता है कि भैया अगर आपने, भाई फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है, जैसे ओरल एविडेंस अगर आपको देना है तो ओरल एविडेंस हमेशा ही क्या होता है, डायरेक्ट होता है। ठीक है, यानी कि सुनी सुनाई बातों का एविडेंस नहीं लिया जाएगा। एक ओरल, एक डॉक्यूमेंट्री, और मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक, और ये सब चीजें तो जुड़ी हुई हैं, लेकिन मूल रूप से यही दो थे, बाकी संशोधन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भी आया। तो सुनी सुनाई, तो ये कहा जाता है कि अगर आप ओरल एविडेंस देना चाहते हैं तो आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या महसूस किया, या आपको कैसी गंध आई, आपके स्किन से कैसा टच हुआ, तो ये जो भी फैक्ट आप महसूस करते हैं या सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, जिह्वा द्वारा उसका टेस्ट लेते हैं, तो ऐसी बातों का फैक्ट आप देंगे। ठीक है, आप देंगे। अगर आपने घटना देखा है तो आप बताइए कि आपने घटना देखा है। ठीक है, कोई व्यक्ति आकर कह रहा है कि यार हम एक व्यक्ति को मार रहा था, हमने देखा है, तो ठीक है, वो प्रत्यक्षदर्शी है, लेकिन आप क्या हैं, आप उसके डायरेक्ट विटनेस नहीं है, आप कोर्ट में अलाउ नहीं होंगे। यानी कि जो व्यक्ति आपसे कह रहा है वो भाई आपने खुद तो देखा नहीं, उसकी बातों को आपने सुना, समझा, तो वो बातें क्या हो गई, सुनी सुनाई बातें हैं। रूल ऑफ हेयरसे है, सुनी सुनाई बात। अनुसूत यानी कि आप दूसरे के मुंह से सुन रहे हैं कि ऐसी घटना हुई है, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। हाँ, जो व्यक्ति डायरेक्ट घटना स्थल पर था उसका मौखिक साक्ष्य क्या हो जाएगा, ग्राह्य हो जाएगा। लेकिन मित्रों यहां पर क्या लिखा है, रेस जेस्टे का सिद्धांत अनुसूत साक्ष्य के नियम का एक अपवाद है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, जैसे कि एक एग्जाम्पल द्वारा, मान लीजिए एक व्यक्ति दौड़ता हुआ जा रहा है रोड पर। ठीक है, उसके शरीर या कोई स्त्री है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, चोट के निशान है, भागी जा रही है, और वो चिल्लाते हुए कह रही भैया मुझे बचाओ, 2-4 व्यक्ति मेरे साथ रेप करने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग पीछे ही मेरे आ रहे हैं। तो लोग पूछते हैं कौन है। ठीक है, तो जो लोग उससे पूछ रहे हैं वो घटनास्थल पर नहीं थे, तो उन्होंने देखा नहीं कि उस महिला के साथ रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसा उन्होंने देखा नहीं। लेकिन धारा 14 स्पष्ट रूप से कहता है कि उसके मन और शरीर की वो दशा वर्तमान थी जिसके बारे में वो बोल रही है। जो कपड़े फटे थे, जो उसके शरीर पर जख्म के निशान थे, वो उसकी दशा वर्तमान में थी जिसके बारे में वो बता रही है। ठीक है, तो इस वजह से वो रिलेवेंट हो जाएगा।
रेलिवेंट हो जाएगा। तो अगर वो उन व्यक्तियों से उसने बताया कि ये व्यक्ति हमारे मोहल्ले के पड़ोसी या मेरे मित्र लोग इस प्रकार का काम किए हैं और मेरे पीछे हैं, मुझे पुलिस के यहाँ ले चलिए, हॉस्पिटल ले चलिए, चाहे जो भी अगर वो सहायता मांगती है, तो इसका अर्थ ये है कि अगर वो व्यक्ति जो कि अनजान व्यक्ति घटना पर नहीं थे, वो औरत उन्हें सुना रही है, यानी कि जो व्यक्ति जिनसे वो सुना रही है वो लोग सुनी सुनाई बातों का ही सबूत देंगे, लेकिन चूंकि वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है, सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है, ठीक है, एक ही समव्यवहार का पार्ट है, इसके अलावा धारा 14 के अंतर्गत वो क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो कि जख्मी है या कोई भी व्यक्ति जो कि भय के मारे वो दौड़ा जा रहा है रोड पर कि मुझे बचाइए, मेरी सहायता कीजिए, तो उसके असत्य बोलने की संभावनाएं काफी कम हो जाती है या नहीं के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो देखिए मित्रों, रेस जेस्टी का, तो इस वजह से यहाँ 1 मिनट पहले इसको हम समाप्त करते हैं। रेस जेस्टी का सिद्धांत इसी वजह से सुनी सुनाई बातों का एक अपवाद भी गठित करता है, ठीक है। तो ये आता है कि सुनी सुनाई बातों का अपवाद कौन कौन गठित करता है, ठीक है। तो ये एक तो आपका रेस जेस्टी यानी कि सेक्शन 6 ये आपके सुनी सुनाई बातों का। इसके अलावा आपका सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 32(1) ये डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 70 यानी कि एडमिशन या स्वीकृति, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन में आ सकता है कि सुनी सुनाई बातों का या रूल ऑफ हेयरसे का अपवाद क्या क्या गठित करता है। तो ये तीनों सेक्शन आपको लर्न हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों सेक्शन दिमाग में रख लीजिए, सेक्शन 6, 32 क्लास 1 और सेक्शन 70 जहां पर आपको एडमिशन या स्वीकृति के बारे में बताया गया, ठीक है मित्रों। तो अब देखिए मेन जो ये रेस जेस्टी का सिद्धांत का आधार क्या है, ठीक है। एक ही समव्यवहार का पाठ, तो एक ही समव्यवहार का पाठ का अर्थ ये है कि कोर्ट हमेशा ये मानकर चलता है कि अगर घटनाएं तुरंत की हुई हैं, जस्ट हुई हैं, तो व्यक्ति का दिमाग उस घटना से कनेक्ट हो जाता है, वो बातें बनाने के लिए उसके पास मौके नहीं होते हैं, या उसका दिमाग इस प्रकार का काम नहीं करता कि वो बातें बनाते, ठीक है। जैसे कि एक महिला तुरंत का उसके साथ घटना हुई या एक व्यक्ति को तुरंत मारा गया, वो रोड पर दौड़ रहा है, तो वो तुरंत की घटना है, लेकिन वो व्यक्ति घर जाकर और फिर पुलिस में रिपोर्ट तो उस समय उसके पास मौका मिल गया, वो चाहे तो किसी और को भी फंसा सकता है, ठीक है। वो बातें बढ़ा सकता है, उसके घर परिवार मित्र मंडली उसको किसी और व्यक्ति को फंसाने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं कि यार क्या उसको फंसा रहे हो, या कुछ उससे पैसा ले लो, ये इल्जाम दूसरे पर लगा दो, ठीक है, इस प्रकार के। लेकिन उस समय उसको बातें बनाने का मौका नहीं था, क्योंकि घटना तुरंत एक दूसरे से कनेक्ट होती हुई आ रही है, ठीक है। कोई व्यक्ति किसी को दौड़ाया है तो कनेक्शन है, और दौड़ते हुए वो व्यक्ति उस व्यक्ति का नाम ले रहा है कि यार ये व्यक्ति मुझे दौड़ा, ये मुझे जान से मार डालेगा। तो इस स्थिति में वो एक दूसरे से कनेक्ट है मित्रों, ठीक है। और जब कनेक्शन है तो वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट बन जाता है, धारा 6 का पार्ट, यानी कि जहां संभावना है कि व्यक्ति को बरगलाया जा सकता है, व्यक्ति अपने मन से कुछ बातें बना सकता है, वहां रेस जेस्टी का सिद्धांत लागू नहीं होगा। और जहां पर इसकी दूर दूर तक संभावना नहीं है कि व्यक्ति को इतना भी मौका मिला होगा कि वो कुछ और सोच सकता है घटना के अतिरिक्त, तो वहां रेस जेस्टी का सिद्धांत लागू हो जाए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको रेस जेस्टी के सिद्धांत में आपको समझना होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस एक्ट का बहुत ही शान, और इसे मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं, इसे फुल क्वेश्चन आता है मेंस में, फुल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब पॉइंट भी लिखिए, कुछ केस भी आप तो प्रीलिम्स में भी आते हैं केस, खासतौर से मिलान वाले जो होते हैं आपके 2 कॉलम में, ठीक है। तो केस आपको दे सकता है कि रेस जेस्टी का सिद्धांत या सेक्शन 6 से कौन सा केस आधारित है। तो आइए एक आध केस जल्दी देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या है। तो ये वही सब आपको जो हमने आपको बताया वही सब चीजें हैं, ठीक है। ये सब मेंस के लिए कुछ है। हाँ, ये देखिए रटन वर्सेस क्वीन, ठीक है, रटन वर्सेस क्वीन, ये केस आपका इंपॉर्टेंट है, रटन वर्सेस क्वीन, ठीक है।
ये केस आपका हमेशा से ही आता है कि धारा 6 से रिलेटेड कौन सा केस है, तो यस, रटन वर्सेस क्वीन। ठीक है। इस प्रकरण में मित्रों एक स्त्री ने क्या किया, फोन किया टेलीफोन ऑपरेटर को। ठीक है, टेलीफोन ऑपरेटर को उसने फोन किया और वो लड़की जैसे कि टेलीफोन ऑपरेटर ने जिस हिसाब से पुलिस को बताया कि टेलीफोन ऑपरेटर पुलिस को ये बताती है कि वो लड़की काफी घबराई हुई थी और फोन पर उसने इतना ही कहा कि मुझे पुलिस की आवश्यकता है। ठीक है, मुझे पुलिस की आवश्यकता है और उसके बाद से उसने अपना पता बताया और उसके बाद से अचानक कॉल ड्रॉप हो गई, यानी कट गई। ठीक है, तो उसके बाद से उसके टेलीफोन ऑपरेटर तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करती है और पुलिस उस बताए हुए पते पर पहुंचती है और वो स्त्री वहां पर एक डेड बॉडी स्त्री की मिलती है जिसको गोली लगा हुआ है। ठीक है, गोली उसको लगा हुआ है। तो यहां पर उस व्यक्ति ने, उसका पति जो था स्त्री का, उसने ये कहा कि नहीं, ये जो गोली इसे लगी ये अचानक यानी एक्सीडेंटली लग गई, इसमें हमने कोई इसमें योगदान नहीं किया, यानी हमने गोली नहीं मारा है। तो यहां पर कोर्ट ने ये कहा कि एक स्त्री जो कि आपकी पत्नी थी, ठीक है, अगर एक्सीडेंट, भाई कोई भी एक्सीडेंट होता है तो व्यक्ति पुलिस की सहायता थोड़ी नहीं मांगता है कि भैया पुलिस को बुला, मेरा भी एक्सीडेंट होने वाला है, या वो किसी को फोन नहीं करती है या घबराहट में फोन नहीं करती है, पूरी बात बताती है, अचानक फोन कट जाता है। तो इसका अर्थ ये है कि जो भी घटना उसने कहा, यानी कि वो व्यक्ति सामने रिवॉल्वर लेकर खड़ा था, सामने बंदूक लेकर खड़ा था और वो जल्दीबाजी में गई और टेलीफोन उसने मिला दिया और बस इतना ही बात वो कहकर मर जाती है। ठीक है, उसको गोली लग जाती है। तो ये जो पार्ट है टेलीफोन ऑपरेटर को बताना घबराहट में कि पुलिस की सहायता चाहिए और अपना एड्रेस बताती है और फिर उस एड्रेस पर जब पुलिस पहुंचती है तो वो स्त्री डेड पाई जाती है। ठीक है, तो इन सारी घटनाओं को उन्होंने एक ही समव्यवहार का क्या माना, पार्ट माना। ठीक है, सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट माना और उस व्यक्ति का ये कहना कि एक्सीडेंटली होता, उस बात को कोर्ट ने माना नहीं और उसके पति को क्या हो गई, सजा हो जाती है। ठीक है, तो ये रटन वर्सेस क्वीन का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं आरबी फोस्टर। ठीक है, आरबी फोस्टर कि इसमें भी क्या था कि एक ट्रक था। ठीक है, आरबी बनाम फोस्टर, ये भी केस हमेशा ही आता है, इसको भी दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, आरबी बनाम फोस्टर के केस में मित्रों ये था कि एक व्यक्ति सड़क पर जा रहा है, एक ट्रक तेजी से भागते हुए आ रही है। ठीक है, और उसके बाद से थोड़ी दूर वो चलता है तो देखता है कि एक व्यक्ति मरा पड़ा है वहीं पर। तो उस व्यक्ति से पूछता है कि तो ये कैसे तुम्हारे साथ हुआ? तो उसने कहा कि एक ट्रक ने मुझे टक्कर मारा। ठीक है, तो बात यह है कि अचानक एक ट्रक आता है, तेजी से भागता है और तुरंत एक व्यक्ति वहीं पर जख्मी। भाई एक ट्रक जैसे हैवी जो व्हीकल्स होते हैं उनको अचानक बहुत स्पीड से जाना, ये कहीं ना कहीं आप भी अगर किसी ट्रक को खूब तेज जाते हुए देखते तो आपको शक तो होगा, या तो पुलिस दौड़ाई है या तो इसने एक्सीडेंट किया, कोई ना कोई मैटर है। ठीक है, तो उस घटना में उस ट्रक का तेजी से भागना और उस व्यक्ति द्वारा जो कि वहां पर घायल अवस्था है उसके द्वारा ये कहना कि एक ट्रक ने मुझे एक्सीडेंट किया है, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति था उसने घटना को देखा नहीं। मृत व्यक्ति जो बाद में मर जाता है, मृत व्यक्ति का ही कथन था, उसी ने कहा कि एक ट्रक ने मुझे मारा। ठीक है, तो भले ये सुनी सुनाई बातें हैं, एक व्यक्ति ने कहा, वो स्वयं घटना पर नहीं था, लेकिन ट्रक को भागते हुए उसी ने देखा। उस व्यक्ति का जो कि उसके मन और शरीर के ये घायल व्यक्ति जो कि तुरंत का जख्मी हुआ है, वो किसी व्यक्ति को फंसाने का प्रयास नहीं करता है। ठीक है, तो ये धारा 14 के अंतर्गत भी क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा और 6 के अंतर्गत तो रेलेवेंसी इसकी है ही। तो ये भी आपका केस फोस्टर का ये देख लीजिएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश वर्सेस पी सत्यनारायणा। ठीक है, ये भी केस देख लीजिएगा। वैसे आया तो नहीं है, लेकिन अभी मिलान वाले में अगर आ सकता है तो आ सकता है। मेन केस वही था, आर बनाम रटन, आरबी फोस्टर। ठीक है, इस केस को भी वैसे देख लीजिएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश, और इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस देखते हैं जो कि काफी विवादित भी रहा है। ठीक है, एक ये केस
आर वर्सेस वेडिंगफील्ड, ठीक है। ये केस मित्रों काफी विवादित रहा है और इस केस की काफी आलोचना भी हुई, ठीक है। इस केस में क्या था कि एक महिला जिसका गला कटा हुआ था, ठीक है, धारदार हथियार से उसका गला कटा हुआ था और वो अपने कमरे से निकलती है और फिर अपनी चाची से वो कहती है कि चाची देखो मेरी जो ये दशा है ये वेडिंगफील्ड ने किया है, ठीक है। तो बात ये है कि अगर देखा जाए तो ये क्या है भाई, हम आप चाहे एक जो जुडिशियल माइंड है वो यही कहेगा कि भाई वो कमरे से निकली, जो भी व्यक्ति पहले मिला उसकी चाची पहले मिली, ठीक है, चाची पहले मिली। अब जब कोई नहीं था तो जो व्यक्ति पहला मिलेगा उसी से तो अपना कंप्लेन करेगी ना। तो उसने अपना परिवार किया, उसने कहा कि चाची देखो वेडिंगफील्ड ने मेरी क्या दशा बना दी। लेकिन दुर्भाग्यवश इस केस में माननीय कोर्ट ने ये कहा, चूंकि इंग्लिश लॉ है, और तो माननीय कोर्ट ने ये कहा कि इसमें हो सकता है कि महिला तुरंत नहीं आई, जैसे कि घटना होती है अगर चिल्लाती, महिला अगर चिल्लाती कि चाची बचाओ वेडिंगफील्ड ने मेरी ये दशा कर दी, आइए, तो एक सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट हो सकता है। लेकिन यहां महिला जब कमरे से आई, जो व्यक्ति उससे पहली बार मिला उसकी चाची, तो उसने तो इस बीच हो सकता है कि वो बातें बनाने का उसे समय मिल गया हो। तो ये बहुत उचित निर्णय नहीं था, लेकिन अब कोर्ट का निर्णय है तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आर बनाम वेडिंगफील्ड का केस है जिसमें एक ही समयवार का पार्ट उसे नहीं माना गया, ठीक है। तो ये भी केस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सेक्शन 6 के साथ आता ही आता है, ठीक है। तो ये सब बातें देख लीजिएगा और बाकी ये सब मेंस के दृष्टि से है। जैसे ये आर बनाम वेडिंगफील्ड का जो केस है, इसको आप मेंस में इसको कायदे से बनाकर इसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी और पैनल में आपके लिए क्या है निम्नलिखित, हाँ कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है, तो चलिए जल्दी जल्दी इसको लगा डालते हैं, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन है तो देख लीजिए। निम्नलिखित साक्ष्य अधिनियम के अधीन अनुसूचित साक्ष्य के नियम का अपवाद है, ठीक है। अभी आपको हमने बताया कि क्या क्या इसके अंतर्गत आ सकता है, ठीक है। तो हमने आपको यही कहा कि रेस जस्टिस आता है, ठीक है, अनुसूचित साक्ष्य के नियम का अपवाद है, ठीक है। तो ये रूल ऑफ हेयरसे यहाँ पर दिया है दोस्तों, ठीक है। तो रूल ऑफ हेयरसे का ये क्या है, अपवाद है, ठीक है। यानी कि सुनी सुनाई बातों का साक्ष्य कोर्ट ग्राह्य नहीं करता है, लेकिन ग्राह्य तब करेगा सुनी सुनाई बातों का, भाई सामान्य तौर पर मौखिक साक्ष्य का डायरेक्ट एविडेंस दिया जाना चाहिए, सुनी सुनाई बातों का एविडेंस नहीं दिया जाए, लेकिन सुनी सुनाई बातों का एविडेंस दिया जा सकता है अगर वो रेस जस्टिस के रूप में हो, ठीक है, मृत्युकालिक कथन के रूप में हो या कन्फेशन के रूप में हो, ठीक है। कन्फेशन क्या है, कन्फेशन कोई अपराधी अपने अपराध को स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है या उसके तथ्यों को स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है, ठीक है। तो ये तीनों जो तथ्य हैं, ठीक है, ये तीनों तथ्य हैं, ये क्या है, ये इसका हेयरसे का क्या है, हेयरसे का अपवाद, रूल ऑफ हेयरसे का अपवाद गठित करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मित्रों, एक क्वेश्चन ये, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ने के साथ चूरन चटनी आपके लिए अनिवार्य है, ये हम जानते हैं, तो हम भी अब थोड़ा सा उसी रो में हल्का फुल्का बहेंगे, ज्यादा नहीं, और लोगों की तरह से टिक्का वाला काम नहीं मुझे करना है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो आपको लगे कि हाँ कोई क्लास आपने किया है, ठीक है। फर्जी तरीके से जिन्होंने जीवन में एक प्रीलिम्स भी नहीं निकाला है वो भी अब आते हैं लॉ पढ़ाने के लिए, भाई आप वही बात है कि आप उस ड्राइवर से ट्रेनिंग ले रहे हैं जो ड्राइवर कभी गाड़ी को छुआ तक नहीं, ठीक है, उससे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो भगवान मालिक है आपका, ठीक है। हम लोगों ने तो भाई कई एग्जाम दिए हैं, इंटरव्यू सब कुछ फेस किया है, तो आइडिया है कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो थोड़ा चूरन चटनी हमारी तरफ से भी आपके लिए समर्पित है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, जो तथ्य विवादक न थे किसी विवादक से उसी स्थान पर, तो वही रेस जस्टिस का अभी आपको हमने क्या बताया था, बोलिए इसकी परिभाषा, ठीक है। ये परिभाषा सीधे सेक्शन 6 को यहाँ पर उठाकर दे दिया, ठीक है। सेक्शन 6 को यहाँ पर इस क्वेश्चन के माध्यम से दे दिया है। अब आप बताइए उस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये रेस जस्टिस हमेशा
आएगा ही आपका। क्लियर है? निम्नलिखित में से किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है? ठीक है, निम्नलिखित में से एविडेंस में बी गिवन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स। ठीक है, तो किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है? विवादक तथ्य का, ठीक है, सुसंगत तथ्य जो अधिनियम द्वारा घोषित किए गए। ठीक है, तो सबका साक्ष्य दिया जा सकता है, दोनों का। ठीक है, तो अ और ब दोनों। ठीक है, क्योंकि विवादक तथ्य का तो साक्ष्य दे, फैक्ट इन इशू का तो आप एविडेंस देंगे ही देंगे। अगर कोई रेलिवेंट फैक्ट पहले से है कोर्ट में, तो उस रेलिवेंट फैक्ट को भी प्रूफ या डिसप्रूफ करने के लिए आप तथ्य, आप साक्ष्य, एविडेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो विवादक तथ्य का दिया जाता है, और ऐसे सुसंगत तथ्य जो कि अधिनियम द्वारा क्या किए गए, घोषित, सुसंगत घोषित किए गए हैं, तो उनका भी आप साक्ष्य दे सकते हैं, उसको प्रूफ या डिसप्रूफ का। ये एविडेंस एक्ट यही है, उसको प्रूफ या डिसप्रूफ करने का तरीका ही है। क्या एविडेंस एक्ट है, उसका मेन तो उद्देश्य वही है कि कोई भी फैक्ट आता है उसे प्रूफ करो या डिसप्रूफ करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, किसी व्यक्ति की ख्याति। ठीक है, हम जब क्लास लेंगे और तो उसमें आपको तथ्य के बारे में बताएंगे, फैक्ट। ठीक है, फैक्ट, तो फैक्ट की जब आप डिफिनेशन सेक्शन 3 में पढ़ेंगे, तो सेक्शन 3 में डिफिनेशन के अंतर्गत फिजिकल फैक्ट तो है ही, भौतिक तथ्य है, मेंटल फैक्ट भी है, और साथ में किसी व्यक्ति की ख्याति, वो भी क्या है, एक प्रकार की फैक्ट है। जैसे कि मानहानि का जब भी केस होता है, मानहानि का मुकदमा आप करते हैं, तो किसी व्यक्ति की ख्याति, आपके बातों से किसी व्यक्ति की ख्याति कितनी नुकसान हुई है, वो क्या है, वो एक प्रकार का फैक्ट है। व्यक्ति आकर बताता है कि नहीं साहब, इनकी बातों पर इन्होंने इस प्रकार से बातें की कि लोगों को विश्वास हो गया और लिहाजा इनकी ख्याति को नुकसान हुआ। ठीक है, तो ये भी क्या है, ख्याति एक प्रकार का फैक्ट है। कहां पर हम जाएंगे, सेक्शन 3 के अंतर्गत फैक्ट का जो डिफिनेशन है, ठीक है, डिफिनेशन, वहां पर हम इसको देखेंगे। क्लियर है? तो सेक्शन 3 वहां पर फैक्ट को डिफाइन किया गया है। क्लियर है? तो उसको, ये ख्याति क्या है, एक प्रकार का फैक्ट है। नेक्स्ट सेक्शन, कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को है। अभी हमने ये कहा कि जो फैक्ट का डिफिनेशन कहां पर दिया है, सेक्शन 3 में। ठीक है, तो फैक्ट में भौतिक, यानी कि जो आप देखते हैं, फिजिकली आप देखते हैं। ठीक है, तो फैक्ट में एक तो भौतिक आता है, कौन सा, भौतिक तथ्य फिजिकल फैक्ट, और दूसरा क्या आता है, मानसिक तथ्य। ठीक है, ये जो खासतौर से इंग्लिश लॉ में इस प्रकार का नहीं है जो वर्गीकरण है। वहां पर अंग्रेजी लॉ में सिर्फ भौतिक तथ्य को ही मान्यता दिया जाता है, इंग्लिश लॉ में। ठीक है, लेकिन भारतीय लॉ में फैक्ट को, तथ्य को 2 प्रकार के भागों में बांटा गया, एक भौतिक तथ्य और एक मानसिक तथ्य। ठीक है, और ये जो वर्गीकरण है मित्रों, ये प्रसिद्ध जो विधि शास्त्री थे, बेंथम का वर्गीकरण। ठीक है, बेंथम ने ऐसा वर्गीकरण किया था। ठीक है, बेंथम महोदय ने ऐसा वर्गीकरण किया था। तो भौतिक तत्व और मानसिक, बस यही है कि कोई मानसिक दशा जिसका भान, ठीक है, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कंसाइंस। ये क्या है, व्हाट इज ये क्वेश्चन आपको पूछा है, तो ये क्या है, तथ्य है। ठीक है, फैक्ट है। क्लियर है? तो बस भौतिक दशा और मानसिक दशा दोनों क्या है, वो आपका फैक्ट है। क्लियर है? यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है तो देखा जाए, नहीं तो फिर आज का क्लास, हाँ, एक क्वेश्चन और है। रेस जेस्टे के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है। रेस जेस्टे इंक्लूड्स द फॉलोइंग, कार्य, शब्द और कार्य दोनों, न तो शब्द न तो कार्य। ठीक है, तो रेस जेस्टे के अंतर्गत आपका कार्य भी शामिल है और शब्द भी शामिल है, क्योंकि अगर कोई कथन आपके कार्य को स्पष्ट करते हैं, और कब स्पष्ट करते हैं, जब वो कार्य की दशा वहां पर उपस्थित होती है, यानी कि शब्द और कार्य दोनों आएंगे। ठीक है, इसको सेक्शन 6 तो है ही। ठीक है, और रीड विथ कहां पढ़ेंगे, सेक्शन 14 के अंतर्गत। जब आपके शरीर की दशा
या जो आपके साथ कार्य हुआ है वो कार्य वर्तमान में रहता है और उस कार्य के बारे में आप बताते हैं, ठीक है, तब शब्द और कार्य दोनों क्या हो जाएंगे, रेस जेस्टे में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट, एक और देखिए, हाँ एक और देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा रेस जेस्टे, कई बार आया है, 20 बार 50 बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। 6 को रेस जेस्टे पूछता है और रेस जेस्टे को 6 दोनों को पूछता है। रेस जेस्टे इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, और धारा 6 उसको दूसरे रूप में, सिद्धांत वही है लेकिन उसको रेस जेस्टे ना कहकर वो परिभाषा अपना उसने दे दिया है, ठीक है, कि एक ही समयवार के अंतर्गत जो भी फैक्ट है वो क्या आपके कहलाते हैं, रेस जेस्टे या धारा 6 उसको जिस रूप में परिभाषित करती है वो परिभाषा हमने आपको पढ़ाई है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन ये है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत तथ्यों की परिधि में आते हैं, ठीक है। सुसंगत तथ्य ये धारा 7 के बारे में कह रहा है, ठीक है, धारा 7, तो इससे नेक्स्ट वाली धारा है। और देखते हैं और कोई क्वेश्चन है, हाँ 9, ठीक है, 2 क्वेश्चन और यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 7 के अंतर्गत क्या क्या है, ठीक है। तो जब आप सेक्शन 7 को पढ़ेंगे मित्रों तो उसके अंतर्गत ओकेजन भी दिया गया है, प्रसंग, ठीक है, यानी कि आप जैसे कि आप वस्तु लेकर जा रहे हैं कहीं, या आप बैंक से नोट लेकर जा रहे हैं और एक व्यक्ति जानता है कि ये रोज आते हैं बैंक में, बैंक से पैसा विड्रॉल करते हैं और लेकर जाते हैं, तो एक प्रसंग बन जाता है, ठीक है। वो प्रसंग बन जाता है कि हाँ, और वो व्यक्ति बार बार उनका पीछा कर रहा है, तो ये ओकेजन हो सकता है कि वो देखे कि हम बैग लेकर जा रहे हैं, सुनसान रास्ता है और वहीं पर उसे लूट लेता है, ठीक है। तो एक प्रसंग बन सकता है क्योंकि उस व्यक्ति को मालूम है कि ये व्यक्ति क्या करता है, बैंक से पैसे डेली या हमेशा ये विड्रॉल करता रहता है, बहुत बड़ा व्यापारी, ठीक है। इसके अलावा हेतु दिया है, कॉज दिया है, कारण, ठीक है, कारण, तो कारण भी यहाँ पर धारा 7 के अंतर्गत दिया गया, ठीक है, कि किसी, भाई मान लीजिए किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है, ठीक है, ए ने बी की हत्या की है कि नहीं की है, ठीक है। इसके संदर्भ में कारण ये हो सकता है कि बी ये बात जानता है था कि ए ने सी की हत्या की, ठीक है, और बी क्या ए ने बी की हत्या की, तो ए के हत्या का कारण, इसका जो कारण है ये कॉज, ये हो सकता है कि बी जानता था कि ए ने सी नामक व्यक्ति की पहले हत्या की और बार बार उसे लोक धमकी देता था कि इतना अमाउंट दे दो, नहीं तो हम इसे लोगों को बता देंगे या पुलिस को बता देंगे या कोर्ट को बता देंगे, ठीक है। तो ये एक हत्या का कारण हो सकता है। तो हेतु कॉज वहां पर दिया है, परिणाम इफेक्ट भी दिया है, ठीक है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को आप मारते हैं, पीटते हैं, तो कुछ तो निशान रह ही जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अपराधी कितना भी चालाक हो वो अपना सबूत छोड़ ही कर जाता है, ठीक है। तो अगर कोई सबूत वो छोड़ कर गया है और छूट ही जाता है तो छूट जाता है, तो वो उसका क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है, परिणाम होता है, ठीक है। किसी व्यक्ति को मारते हैं, पीटते हैं, कहीं अपराधी के नाखूनों में उसके बाल आ जाते हैं, खरोच के निशान आ जाते हैं, उस व्यक्ति को कहीं आप धक्का देते हैं तो दीवार से वो टकरा, दीवार पर ब्लड आ सकता है, तो कुछ तमाम तरह के इफेक्ट उसके हो सकते हैं, परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये परिणाम, तो यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि परिणाम, हेतु, प्रसंग, ये तीनों शब्द सेक्शन 7 के अंतर्गत दिए गए हैं, सेक्शन 7 के अंतर्गत दिए गए, ठीक है। तो इसको बाद में हम पढ़ाएंगे विस्तार से, ठीक है। नेक्स्ट जो सेक्शन यहाँ पर पैनल में दिया गया है, ख को पीट कर उसकी हत्या करने का क अभियुक्त है, क या ख या आसपास के लोगों द्वारा पिटाई, ये आपका सीधे सेक्शन 6 का क्या दिया है, ये दृष्टांत, इलस्ट्रेशन इसका मित्रों दे दिया, ठीक है। इसका दृष्टांत दे दिया किसका, सेक्शन 6 का, ठीक है। तो सेक्शन 6 का जो दृष्टांत है वही यहाँ पर उठाकर दे दिया है कि ख को पीट कर हत्या करने का आरोप क पर लगाया जाता है। तो मारते वक्त, पहले हमने के क्लास में कहा था कि मारते वक्त क द्वारा या ख द्वारा या आसपास के लोगों द्वारा जो कुछ भी रिएक्शन होता है या जो भी कहा गया वो क्या है, सेम टारगेट, यानी पिटाई के संदर्भ में ही चर्चाएं हो रही हैं, पिटाई के संदर्भ में भी ख भी रिएक्शन दे रहा है, क भी रिएक्शन दे रहा है और आसपास के लोग भी रिएक्शन दे रहे हैं।
तो ये जो है वो इलस्ट्रेशन किसका है, सेक्शन 6 का है। ठीक है, तो सेक्शन 6 का यहाँ पे इलस्ट्रेशन ये उठाकर दे दिया है। ये ठीक से लिख दिया मित्रों, ये सेक्शन 6 का क्या है, दृष्टांत। ठीक है, इलस्ट्रेशन, बस यही आपका है। तो ये उसी समव्यवहार का पार्ट है। ठीक है, ये ठीक है, ये सेक्शन 6 है। क्लियर है। तो ये आपके कुछ चूरन चटनी के नाम पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और धारा 6, और जो भी आपको धारा 6 के बारे में जो भी पैनल बनाया गया वो प्रीलिम्स को देखते हुए बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये क्लास अगर आप कर लेंगे, सेक्शन 6 से एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाले नहीं। और ये जो 9 क्वेश्चन बताए हैं ये हमेशा ही संभावित रहे हैं और बहुत ही बहुमूल्य आपके लिए साबित होंगे। ठीक है, तो आशा है मित्रों ये क्लास आपको लाभदायी होगी। और इसी के साथ मुझे अनुमति दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।